भाजपा, जदयू, लोजपा इनको हारता हुआ दिखाया जा रहा है। मांझी जी के कार्यक्रम में उनके बगल में चिराग पासवान नजर आए। हनुमान जी संकट मोचन की तरह वापस आए। मांझी जी ने रिटर्न गिफ्ट भी दे दिया कि अब बिहार का भविष्य, बिहार का सीएम चिराग जैसा होना चाहिए। और जब सीटों का जिक्र हो रहा था सब, तो मैंने देखा कि चिराग पासवान का रुझान था जहानाबाद छोड़कर वो नवादा की तरफ भाग रहे थे। शांभवी चौधरी अशोक चौधरी की पुत्री हैं। अशोक चौधरी और सुमित सिंह का क्या रिश्ता है आपको अच्छे से पता है। अभय कुशवाहा को सुशील कुमार के सामने फेंक देना अंतिम समय में ये ऐसे ही है कि एक मजबूत पहलवान के सामने आप नौसिखिया पहलवान फेंक दीजिए। सुरजापुरी मुसलमान की जो भाषा है वो दुलाल चंद गोस्वामी बोलते हैं। तारिक अनवर को वो भाषा नहीं आती है। आप जान लीजिए कि दुलाल चंद गोस्वामी उन नेताओं में से है जिनका दिल्ली का आवास पप्पू यादव की तरह कटिहार के बीमारों के लिए ही आरक्षित रहता है। वहाँ लोकल विधायक, सांसद कई हैं जो मजबूत स्थिति में है, लेकिन वो कंसीडर नहीं करती है पार्टी। बार बार तारिक अनवर को उठा कर लाती है, टिकट दे देती है। निर्दलीय पूरे देश भर में मुझे लगता है कि सबसे ताकतवर कोई प्रत्याशी था तो वो पप्पू यादव ही थे। पप्पू यादव ने वहाँ वर्चुअली तेजस्वी यादव को लड़ाई से ही बाहर कर दिया। उनके प्रत्याशी का नाम लेवा वहाँ कोई नहीं मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचनामा में हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। आज हम चर्चा करेंगे पहले से लेकर चौथे राउंड तक के का जो मतदान हो गया है उस पर कहां है एनडीए और कहां है महागठबंधन। क्या मोदी का रोड शो काम नहीं आया? बिहार में एनडीए को तगड़ा नुकसान लगता है, फिक्स है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये विपक्ष बोल रहा है और हम बोलने वाले कोई नहीं होते हैं। क्योंकि जिस तरह से वोटर का टर्नआउट नहीं हो रहा है, वोटर में उत्साह नहीं दिख रहा है, प्रतिशत नहीं बढ़ रहा है, उससे लग रहा है जो एनडीए के खेमे में कहीं ना कहीं उदासी भी है। हम बात करेंगे संवादक नमन मिश्रा जी से। नमन जी, हम लोग पहले चरण से स्टार्ट करते हैं। पहला में गया, औरंगाबाद, जमुई और नवादा में हुआ था मतदान जी। हमको लगता है जो वहाँ भी एनडीए खेमे में, क्योंकि याद होगा पहले चरण के बाद महागठबंधन बहुत गदगद था जी, तो वहाँ भी लगता है जो एक दो सीट जो है का पेच फंसा हुआ है एनडीए का। देखिए, अब तक जितनी चार चरण में जितनी सीटों पर मतदान हुआ, इंक्लूडिंग आज जहाँ हो रहा है, ये सच है कि हर चरण में एक दो सीटें ऐसी रही हैं जो कम्प्लीटली महागठबंधन के पक्ष में नजर आ रही हैं। फिर दो तीन सीटें ऐसी रही हैं जिस पर लड़ाई बिल्कुल कांटे की है। हर चरण में ये हुआ है। और कुछ जगहों पर तो अगर पॉपुलर मीडिया परसेप्शन बिहार का, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, मैं अपनी बात बताऊंगा, हम बिहार के मीडिया परसेप्शन की अगर हम बात करते हैं तो लगभग अब तक जितने चरण के चुनाव हुए हैं उसमें कई सीटों पर भाजपा, जदयू, लोजपा इनको हारता हुआ दिखाया जा रहा है। इनमें बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो कि एनडीए मानकर चल रहा है कि वो जीत रहा है, लेकिन परसेप्शन पॉपुलर जो बिहार में चल रहा है, चाहे सोशल मीडिया पर हो या मीडिया में घराने में हो या महागठबंधन के नेताओं द्वारा दावा किया जा रहा हो। अब जैसे पिछले चरण की बात हम कर लेते हैं, तीसरे चरण में 5 सीटों पर चुनाव हुआ था और महागठबंधन का ये मानना है कि 5 में से 5 जीत रहे हैं वो। तो आखिर देखिए, कोई कॉन्फिडेंस में अगर है और कोई ये दावा कर रहा है सार्वजनिक जीवन में कि मैं 5 सीटें जीत रहा हूँ 5 में से, तो थोड़ी तो कहीं ना कहीं उन्हें भी इनपुट आई होगी ना। देखिए, पहले चरण में औरंगाबाद, जमुई और नवादा, ये 3 सीट का पेच फंसा हुआ है। जैसा महागठबंधन कह रहा है जो तीनों पे हम लीड कर रहे हैं जी, क्योंकि वो कार्ड है कुशवाहा कार्ड। देखिए, गया में भी पेच फंसा था। सच्चाई है कि गया में प्रत्याशी जो दिया गया था वो पासवान समाज से था, दलित समाज से था। और आप अच्छे से जानते हैं कि दलित समाज मांझी जी के साथ सिंपैथाइज करता है, लेकिन उसके पास और भी ऑप्शंस हैं। अगर हाइपर लोकल लेवल पर मांझी जी के समक्ष अगर रख दिया जाए पासवान समाज के व्यक्ति को, तो पासवान क्या मांझी की तरफ मोबिलाइज होंगे या जो पासवान कैंडिडेट है उसकी तरफ मोबिलाइज होंगे? निश्चित तौर पर ये मोबिलाइजेशन होने लगा था। और आप देखेंगे कि जब प्रचार करने निकले थे मांझी जी, तो एक दिन उनका विरोध भी पासवान समाज के लोगों ने किया था। आपको याद होगा, इसके तुरंत बाद मांझी जी के कार्यक्रम में उनके बगल में चिराग पासवान नजर आए। हनुमान जी संकट मोचन की तरह वापस आए और आपको याद होगा उसी मंच से मांझी जी ने रिटर्न गिफ्ट भी दे दिया कि अब बिहार का भविष्य, बिहार का सीएम चिराग जैसा होना चाहिए। ये क्या साबित करता है कि ये वोटर में एक परसेप्शन भेजने की कोशिश की गई कि चिराग हमारे साथ है, को ये मानते हैं। हाँ, चिराग और मेरा एक ही सुर है, हम एक हैं, आप हमें वोट कीजिए, चिराग के माध्यम से आपको नेता मिलेगा। और ये
सबसे बड़ी बात यह है कि इसको मैंने चेक किया था जाकर, चिराग पासवान के संगठन के लोग अंतिम दिन तक मांझी जी के साथ घूमे हैं। मैंने इंटरव्यू भी लिया कई लोगों का, और पासवान समाज का एक बड़ा जत्था, पासवान समाज का एक बड़ा जत्था पॉलिटिकली इनलाइन हो गया था चिराग पासवान के संगठन के साथ, और चिराग पासवान के वोटर्स जो हैं उन्होंने मांझी जी को अंत में वोट किया, जिससे वो लड़ाई जो थी जिसमें मांझी कमज़ोर पड़ रहे थे वो बराबर हुई। और बराबर के बाद मैं तो ये कहूँगा कि मांझी जी एक बेहतर स्थिति में हैं। नवादा में विवेक ठाकुर को लेकर के एक परसेप्शन बना, यहाँ नवादा में हर समय बाहरी प्रत्याशी थोप दिए जाते हैं, चाहे चंदन हो, गिरिराज हो, विवेक, इस बार फिर विवेक आ गए, तो उसको लेकर के थोड़ा सा कोर वोटर जो बीजेपी का था वो नाराज था, क्योंकि उनके अपने लोग नहीं थे। क्या एक मजेदार बात मैं बताता हूँ इसमें, चिराग पासवान नवादा सीट चाहते थे। नवादा सीट पे चिराग पासवान ने अच्छा खासा सर्वे भी कराया था, और जब सीटों का जिक्र हो रहा था सब, तो मैंने देखा कि चिराग पासवान का रुझान था जहानाबाद छोड़कर वो नवादा की तरफ भाग रहे थे। नवादा से चिराग पासवान के यहाँ कम से कम 22 भूमिहार प्रत्याशी टिकट के लिए दिन रात एक किए हुए थे। 22 प्रत्याशी, आप कहिए तो 1500 लोगों का तो हम नाम ले लेंगे। अंत में छाट छूट के आपको याद होगा कि एक गायक तो लड़ भी गए, वो चिराग पासवान की पार्टी से कंफर्म टिकट बोल रहे थे कि मुझे मिल गया है, कई चैनलों पे दावा किया, और अंत में वो निर्दलीय ही लड़ गए वहां से। आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताते हैं, चिराग पासवान नवादा की सीट फर्स्ट चॉइस रखते हुए भी क्यों नहीं लेते हैं, या क्यों उनको नहीं मिला है। सच्चाई यही है कि नवादा की सीट चिराग पासवान ने छोड़ दिया। जब उन्होंने देखा कि इतने सारे बीमार हैं और एक ही अनार है, तो उन्हें कहा अनार आप ही रख लीजिए और बीमार भी आप ही रख लीजिए, हमको नहीं चाहिए। नवादा की सीट पर चिराग पासवान के सर्वे में उन्होंने मुझे बताया था कि एक सबसे बड़ी बात जो सामने आई वो ये आई कि बाहरी भीतरी का एक बड़ा पेंच है यहाँ। चिराग जी ने ये कहा कि इतने बाहरी प्रत्याशी मेरे पास आ रहे हैं और यहाँ लोग लोकल प्रत्याशी मांग रहे हैं, मैं इस पेच में फंसना ही नहीं चाहूँगा। मतलब ये उनका एक जनरल परसेप्शन था। इसके बाद आपको पता होगा कि सीट एकाएक जब अनाउंस हुआ तो चला गया बीजेपी के पास। बीजेपी के पास गया तो विवेक ठाकुर को यहाँ से फील्ड किया गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि विवेक ठाकुर किस रणनीति का हिस्सा है। देखिए, विवेक ठाकुर की नज़दीकियाँ जो मोदी की कोटी में उससे आप जानते हैं पहले से ही रहा है। सीपी ठाकुर के पुत्र हैं, एक बड़ा भूमिहार समाज है जो उनके पीछे खड़ा रहता है। बिहार में गिरिराज सिंह के बाद भूमिहार समाज का नेता बड़ा कौन है, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। ये गिरिराज सिंह की आखिरी पारी है। इसके बाद भूमिहार नेता के तौर पर आप किसे आगे बढ़ाइएगा। फिर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक ऑलरेडी डेफिसिट में भाजपा चली गई है। बक्सर में एक ब्राह्मण नेता तगड़े अश्विन चौबे थे। अश्विन चौबे की आखिरी पारी समाप्त हो चुकी है। अब मुझे बताइए कि अश्विन चौबे का रिप्लेसमेंट बिहार भाजपा में कौन है? कोई नहीं है। अंतिम समय में एक और वहां बक्सर में बाहरी प्रत्याशी को उतारकर एक ब्राह्मण चेहरे को जबरदस्ती बनाने की कोशिश की गई। तो जो गलती बक्सर में की गई उसे रिपीट ना किया जाए, इसीलिए विवेक ठाकुर को वहां से उतारकर जिताने की कोशिश की गई। लेकिन नमन जी आपसे बाद में बात करेंगे, अलग का शो करेंगे। बिहार में फॉरवर्ड जाति का नेता क्यों नहीं है, इस पर बाद में आपसे बात करेंगे, क्योंकि हल्के फुल्के बता दिया, नीतीश कुमार ने पनपने नहीं दिया। अगर देवेश चंद्र ठाकुर खड़ा होते हैं, नीतीश मिश्रा खड़ा होते हैं, तो वो खड़ा होते हैं, राजपूत में जय कुमार सिंह को खड़ा कर देते हैं, भूमिहार में महाचंदर को लेके आ गए, ललन को लेके आ गए। अलग अलग ये जानबूझ के वो पैदा करते हैं जो एक दूसरे को काट में ये लोग आपस में लड़ जाए। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों का अलग अलग तरीका है। हाँ। भाजपा पॉलिटिकल प्रूनिंग में विश्वास रखती है। वो जानती है कि सर्टेन जातियों का देखिए स्टॉक लिमिटेड ही होना चाहिए। हाँ। नया स्टॉक आए तो पुराना स्टॉक को निकाल देना चाहिए। जदयू इस पे विश्वास रखती है। उस सीट पे मैं खत्म कर दूं नवादा पर। हाँ। नवादा में विवेक ठाकुर बाहरी जरूर है, लेकिन वो किस रणनीति का हिस्सा है मैंने अभी समझाया। अब इस सीट की एक खासियत आपको बताते हैं। इस सीट पर राजवल्लभ यादव अपने मर्जी से लड़ नहीं रहे हैं, उनको लड़ाया जा रहा है। कौन लड़ा रहा है, कैसे लड़ा रहा है, ये दर्शकों के विवेक में छोड़ देता हूँ। दूसरी बात, इस जगह पर राजवल्लभ का चुनाव लड़ना किसके लिए घातक है ये समझाने की आवश्यकता मुझे है नहीं। जो प्रत्याशी दूसरी तरफ से खड़े हैं वो कुशवाहा समाज के हैं। इस जगह पर यादव समाज का एक बड़ा वोट बैंक है। मैं खुद 3 दिन रहा हूं और मैंने ये महसूस किया है कि राजवल्लभ यादव के प्रति यादवों का रुझान है। वो मानते हैं कि तेजस्वी उनका नेता है, लेकिन वो ये कहते हैं कि जब लालू यादव हमको काम पड़ेगा तो मेरे यहाँ आके मेरा मदद करेंगे। मेरा मदद तो राजवल्लभ करेगा ना, मेरे लिए राजवल्लभ ही
लालू यादव हैं, मेरे लिए उनकी पत्नी जो कि विधायक हैं वो राबड़ी देवी हैं, और मेरे लिए उनके भाई तेजस्वी यादव हैं, उनके भतीजे तेज प्रताप है। ये हमारे लिए यहाँ का समीकरण है। तो मुझे लगता है कि नवादा एक कमजोर सीट थी एनडीए की, लेकिन इस चुनावी मैनेजमेंट के सामने लोजपा माफ कीजिएगा बीजेपी मजबूत हुई और राजद कमजोर हो गई। यहाँ जमुई में तो हमको लगता है जो अगर चिराग पासवान को राम जी कहा जाए तो राम जी का खड़ाव लेकर के अरुण भारती वहां पर गए हैं, तो लोग वहां चिराग को ही देख रहे हैं। जमुई को एक समीकरण आपको बताता हूँ। जमुई में लगभग 3 लाख के आसपास, 3.5 लाख वोटर्स यादव हैं, लगभग 1.5 से 2 लाख के आसपास मुसलमान हैं। फिर आप रविदास जोड़ दीजिएगा और उसमें थोड़ा बहुत जो लालू यादव की तरफ वोट टेंडेंसी जिन जातियों का जोड़िएगा तो 7 लाख होता है। 7 लाख वोट एक तरफा महागठबंधन के पास है। लेकिन मजेदार बात यह है, यहाँ का राजपूत, सवर्ण और जो दलित जातियां हैं, इनकी कंप्लीट टेंडेंसी एनडीए की तरफ रही। अब एक और पेच यहाँ समझिए, इस वहाँ पे नरेंद्र सिंह और सुमित सिंह का जो मैं वही बोल रहा था, नरेंद्र सिंह और सुमित सिंह का जो परिवार है, ये इस बात का प्रण बनाकर चल चुका था कि चिराग पासवान को यहाँ से जीतने नहीं देना है। चिराग पासवान ने क्या किया, देखिए इसी को डिप्लोमेसी कहते हैं। और आगे भविष्य की राजनीति को लेकर चिराग पासवान क्यों बेहतर विकल्प मुझे लगते हैं, ये इस चीज़ से समझ में आपको आ जाएगा। चिराग पासवान ने बगल वाली सीट समस्तीपुर दे दी शांभवी चौधरी को। शांभवी चौधरी अशोक चौधरी की पुत्री हैं। अशोक चौधरी और सुमित सिंह का क्या रिश्ता है आपको अच्छे से पता है, एक साथ बैठ के खाते हैं और सारी बात मानते हैं अशोक चौधरी की। वो जैसे ही ये टिकट फाइनल होता है वैसे ही सुमित सिंह आपको किसके साथ नजर आते हैं, चिराग पासवान के साथ। चिराग पासवान के लिए वोट मांगना शुरू कर देते हैं। यानी सबसे बड़ा जो बाधा था जमुई में उनको रोकने वाला, वही उनका अस्त्र बन जाता है, पक्ष में आ जाते हैं। और अर्चना रविदास के साथ सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके पास एक बड़ा वोट बैंक कागज पर है, उनके लिए बहुत संघर्ष नामांकन में खाली बैठी हुई थी, मंच सजा ही नहीं। और नामांकन में जब दूसरी तरफ हम गए अरुण भारती के, तो हमने देखा कि मंच पर सारे एनडीए के दिग्गज नेता मौजूद थे। पहला कार्यक्रम मोदी जी ने वहीं रखा। तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति में होते हुए अर्चना रविदास को कमजोर किया गया। और एक बात तो मैं हर जगह जरूर बोलूंगा, अगर यादव का नेता तेजस्वी यादव, तो दलित का नेता चिराग कैसे नहीं। अर्चना रविदास हो या कोई हो, अगर चिराग पासवान खड़े होंगे तो जो पासवान समाज है, दलित समाज है, वो चिराग पासवान को ही देखेगा। औरंगाबाद बात कर लेते हैं। यहाँ भी कुशवाहा पर आरजेडी ने दांव लगाया, जो गया के शेरघाटी के शायद विधायक भी रह चुके थे जी, काफी एक्टिव भी पॉलिटिक्स में थे। और सुशील सिंह जो कि फिर उस पर बीजेपी ने भरोसा किया। सुशील सिंह की स्थिति ठीक नहीं थी, मैं बहुत तेजी में बोल दूं इस बात को। सुशील सिंह की स्थिति ठीक नहीं थी, इस सीट पर वो कमजोर पड़ रहे थे। बताया जा रहा था कि अगर पैसा का खेल होगा तो जीत जाएंगे, तो नहीं जीतेंगे। लेकिन आपको जानकर मजेदार बात ये लगेगी, इस सीट पर प्रत्याशी ही नहीं मिला राजद को, जदयू से आयात करके अभय कुशवाहा को टिकट दिया गया। लेकिन इसकी मांग तो कांग्रेस इस सीट की कर रही थी निखिल कुमार के लिए। तो आप मुझे बताइए कि कांग्रेस इस सीट पर निखिल कुमार का जो गुट है, क्या वो चाहेगा कि जीत जाए यहाँ से अभय कुशवाहा? नहीं, बस क्लियर हो गया। बहुत इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। और अभय कुशवाहा, देखिए मैं फिर बोल रहा हूं, अभय कुशवाहा को सुशील कुमार के सामने फेंक देना अंतिम समय में, ये ऐसे ही है कि एक मजबूत पहलवान के सामने आप नौसिखिया पहलवान फेंक दीजिए, ऐसी परिस्थितियां क्रिएट। नमन जी, हम दूसरे चरण की बात करते हैं। दूसरे चरण में किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका में हुआ था वोटिंग। देखिए सबसे कमजोर कहा जाता है बांका। मैं किशनगंज से शुरू करता हूँ। किशनगंज सीट जरूर लड़ाई 3 तरफा है, लेकिन ओवैसी की पार्टी वहाँ, हाँ, लेकिन मुझे लगता है मुख्य लड़ाई में ओवैसी और कांग्रेस ही हैं। जो उसमें से जीत जाए, मुझे लगता है कि कांग्रेस बेहतर स्थिति में, कांग्रेस के महागठबंधन का वोट मिलेगा तो वो जीत सकती है। कटिहार की स्थिति बताता हूँ। कटिहार में दुलालचंद गोस्वामी जो वहाँ हैं, ये भगवान का माला जप रहे थे कि नीतीश कुमार वापस एनडीए में आ जाए। और इनका एक और मकसद था मन में कि काश तारिक अनवर को टिकट मिल जाए इनके खिलाफ। इनकी दोनों एक 6 महीने के अंदर ही पूरी महादेव ने कर दी। अब सच्चाई यही है कि इनके पास एक बेहतर स्थिति रहती है। एक मजेदार बात यह है, मैंने देखा कुछ दिन पहले एक बिहार के बड़े विश्लेषक थे, मुझे लगता है कि स्टूडियो से निकलकर उन्हें भी थोड़ा घूमना चाहिए बिहार और बाकी जगहों पर जाना चाहिए। जाने के बाद कुछ चीज़ें पता चलती हैं। कटिहार के बारे में मुझे वो जानकारियां हैं जो कि शायद बहुत लोगों को नहीं हो।
कटिहार में दुलाल चंद गोस्वामी को वोट इसलिए मिल जाता है ज़्यादा क्योंकि वो व्यक्तिगत तौर पर मुसलमानों से इंटरेक्ट करते हैं। वहाँ एक सुरजापुरी मुसलमान एक बड़ी संख्या है। सुरजापुरी मुसलमान की जो भाषा है वो दुलाल चंद गोस्वामी बोलते हैं। तारिक अनवर को वो भाषा नहीं आती है, वो तो दिल्ली जरा पता करा लीजिए आप ये सब बातें। और उनके शादी विवाह में तारिक अनवर को बुलाया नहीं जाता है, दुलाल चंद गोस्वामी को बुलाया जाता है। ये मैं मानता हूं कि एनडीए में आने के बाद ये जो जितना ही पुण्य किए हैं जाके विवाह शादी में वो थोड़ा धुल जाता है, लेकिन आप जान लीजिए कि दुलाल चंद गोस्वामी उन नेताओं में से हैं जिनका दिल्ली का आवास पप्पू यादव की तरह कटिहार के बीमारों के लिए ही आरक्षित रहता है। एक पैर एम्स में ही रहता है उनका इलाज कराने के लिए। तो ऐसी उनकी यादव परिवार में हुई है जी, शादी भी उनकी यादव परिवार में हुई है। देखिए बढ़िया बात आपने कहा। और दुलाल चंद गोस्वामी को सवर्ण वोटर्स भी देते हैं वोट, और एक बड़ा संख्या वहाँ पे है जो उनके वोटर्स का जो कि ज़मीन से उठे हैं, टेम्पू चलाने वाले एक बैग सांसद बन जाते हैं, लोगों को पसंद आते हैं। तो ये है वहाँ का एक फैक्टर। और एक और बात मैं कहूँगा कि जो नाराज़गी कांग्रेसियों को वहाँ है, कांग्रेसियों की नाराज़गी को भी ये समझना होगा। कांग्रेसी तारिक अनवर को कांग्रेसी मानते नहीं हैं। वहाँ लोकल विधायक सांसद कई हैं जो मजबूत स्थिति में है, लेकिन वो कंसीडर नहीं करती है पार्टी। बार बार तारिक अनवर को उठा कर लाती है, टिकट दे देती है, और फिर वो निकल जाते हैं। तो कांग्रेसी जाते तो हैं सभा में, लेकिन फुल बॉडीड नहीं जाते हैं, मन छोड़ के घर पे ही आते हैं। अब पूर्णिया तो बहुत इम्पोर्टेंट। पूर्णिया एक ऐसी सीट है जहाँ पर राजद लड़ाई में नहीं है, जदयू लड़ाई में थी नहीं शुरू से ही। मेरा सर्वे एक साल पहले का है कि वो हैट्रिक नहीं लग रहा था उमेश कुशवाहा का, लेकिन मुझे भी नहीं पता था, संतोष कुशवाहा का, मुझे ये नहीं पता था कि कायनात को कुछ और ही करना है। यहाँ सारी परिस्थितियाँ बदलती हैं और पप्पू यादव एकाएक निर्दलीय पर्चा भरते हैं। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद, पार्टी विलय करने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ने जाते हैं, और निर्दलीय पूरे देश भर में मुझे लगता है कि सबसे ताकतवर कोई प्रत्याशी था तो वो पप्पू यादव ही थे। और पप्पू यादव ने वहाँ वर्चुअली तेजस्वी यादव को लड़ाई से ही बाहर कर दिया। उनके प्रत्याशी का नाम लेवा वहाँ कोई नहीं मिला। उनके गांव में घूम रहा था मैं, और उनके गांव में भी लोग कहते पप्पू यादव को वोट देंगे। तो आप समझ लीजिए, अगर यहाँ की एक बड़ी आसान मैं समझा सकता हूँ भाषा में, यहाँ पप्पू यादव जीतते हैं तो जीत का मार्जिन 50,000 से थोड़ा ज़्यादा होगा। अगर यहाँ संतोष कुशवाहा जीतते हैं तो 50,000 के बहुत नीचे मार्जिन होगा जीत का उनका, 15-20 के आसपास। हाँ, उसी आसपास 30 भी हो सकता है, लेकिन इसी आसपास में रहेगा। तो ये एक बड़ा मेरा विश्लेषण है, इसको याद रखा जाएगा। अब भागलपुर के बारे में क्या? भागलपुर भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ भूमिहार को दिया है कांग्रेस ने टिकट, अजीत शर्मा को, जो वहाँ के लोकल विधायक हैं। अजय मंडल को जेडीयू ने दिया है। अजय मंडल का विरोध गोपाल मंडल कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में अंदर देखिए अब चूंकि टिकट कट गया है बक्सर से अश्विन चौबे का, उनकी कर्मभूमि जन्मभूमि सब भागलपुर है। तो बैक टू पवेलियन जाने की तैयारी तो वो कर दिए होंगे मने मने। तो कैसे सोचेंगे जो जेडीयू जीते? वो कैसे क्यों चाहेंगे कि एनडीए की सीट वहाँ। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो निगेटिव कर रहे होंगे, लेकिन खुलकर संगठन जो है वो सपोर्ट में आया नहीं। दूसरी तरफ हमने देखा कि भूमिहारों की एक टेंडेंसी रही अजीत शर्मा की तरफ। चुनावी मैनेजमेंट में भी अजीत शर्मा थोड़े मजबूत दिखे इनके सामने, लेकिन एनडीए का वोटर है, वो देख रहा है ऊपर मोदी का चेहरा, वो नीचे के कई चेहरों को इग्नोर कर रहा है। अगर वो जीत जाते हैं इस बार तो समझ लीजिए गॉड गिफ्ट होगा। हमको लगता है नमन जी, भागलपुर ही ऐसा एक क्षेत्र है जहां मुस्लिम वोट भी जेडीयू को मिला, एनडीए को। जी, नीतीश कुमार के काम के कारण। जी, वो भागलपुर दंगा वहाँ रहा है, कांग्रेस को उसका नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन ये जरूर कहूँगा कि इतनी तगड़ी लड़ाई है, अगर जीत जाते हैं यहाँ से एनडीए तो निश्चित तौर पर ये समझना चाहिए कि ये गॉड गिफ्ट, मतलब पेंशन मिला है वहाँ के सांसद को। अब पेंशन देकर उनको रिटायर कर देना चाहिए। अगली बार फिर दोबारा दिया गया तो फिर परिस्थितियाँ स्पष्ट है। बांका तो स्पष्ट है, गिरधारी और जयप्रकाश में जयप्रकाश नहीं, बांका में राजद बहुत मजबूत है। और बांका एक मात्र बांका और जहानाबाद, ये दो सीटें ऐसी सीटें हैं जिनको मैं शुरू से मानकर चल रहा हूँ, इन दोनों सीटों पर राजद जीत रही है। अब भले जो हो अंत में, लेकिन मैं इसे यहाँ मजबूत देख रहा हूँ। तीसरे चरण में आते हैं नमन जी, मधेपुरा से स्टार्ट करते हैं। मधेपुरा में आरजेडी ने एकदम नए कैंडिडेट पर दांव लगाया है। कहा जाता है जो इनके पिताजी भी वहाँ एक बार सांसद रहे हैं, और जेडीयू ने वही पुराने सांसद जो सहरसा पहले हुआ था, परिसीमन के बाद सहरसा हट गया, तो उसके बाद से धीरेश चंद्र यादव भी लगातार वहाँ पे एक बनिया समाज की नाराजगी बताया जाता है कि उसको भुनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये सीतामढ़ी में भी ऐसी परिस्थितियाँ कहीं ना कहीं बनी हैं।
मुझे लगता है कि ये जो परसेप्शन बनाया जा रहा है कि बनिया समाज, वैश्य समाज, नाराज है। जो ईबीसी समाज है वो नाराज है भाजपा से, वो वोट नहीं करेगा, ये परसेप्शन बहुत काम लोकसभा में करने वाला नहीं है। ये हाइपर लोकल लेवल पे कर जाता है, लेकिन आप जब बड़े स्तर पर देखते हैं तो ये छोटे छोटे समीकरण जो गढ़े आते हैं ये लगभग फ्लॉप ही हुए हैं हर बार। यहाँ पर ये आरजेडी का जो नया कैंडिडेट है ये मतलब उतना मजबूत स्थिति में नहीं, देखिए उनकी राजनीतिक हिस्ट्री रही है, यादवों का गढ़ है, दोनों प्रत्याशी यादव है, राजनीतिक हिस्ट्री रही है, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि ऐसे से जगहों पर जहाँ मधेपुरा की बात आप कर रहे हैं, सुपौल की बात कर रहे हैं, इन जगहों को जदयू का भी गढ़ माना जाता है। जदयू भी शुरू से इन सीटों पर मजबूत रही है, तो एक उसका भी कहीं ना कहीं रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। सुपौल में भी आरजेडी ने एक्सपेरिमेंट किया, एक नया दिया है कैंडिडेट चंद्रहास चौपाल। सुपौल में भी जो सिटिंग सांसद हैं दिलेश्वर कामत, वो बहुत अच्छी स्थिति में थे नहीं थे, उनका भी रिव्यू बहुत खराब था। त्रिकोणीय हो गया है, बैद्यनाथ मेहता। हाँ, बैद्यनाथ मेहता वहाँ से फर्स्ट चॉइस थे एनडीए के, किसी भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, अंततः निर्दलीय लड़ने का फैसला उन्होंने ले लिया। पप्पू यादव वाला इन्फ्लुएंस थोड़ा सुपौल में भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन चंद्रहास चौपाल को यहाँ से उतार कर एक बैग राजद ने हल्का एक फैसला लिया, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चंद्रहास चौपाल के खिलाफ वहाँ का यादव समाज था। ये नाराजगी लालू यादव को मीटिंग में जाकर यहाँ के नेताओं ने बताई थी कि चंद्रहास चौपाल किसी को दे दीजिएगा, चंद्रहास चौपाल को मत दीजिएगा, और उन्हें चंद्रहास चौपाल को ही दे दिया। तो बहुत यहाँ कहने लायक कुछ नहीं है, जिलाध्यक्ष तक साथ नहीं थे। अररिया बीजेपी की सीट है प्रदीप कुमार की, यहाँ आरजेडी शहनवाज आलम, कोई मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, और अररिया में शायद प्रधानमंत्री का भी हुआ है रैली। जी, अररिया सीट पर भी दो भाइयों की लड़ाई है, शहनवाज और शहबाज। हाँ, और अररिया में खासियत ये है अररिया की, इतना ज़्यादा मुस्लिम वोट होने के बावजूद भी यहाँ से एनडीए ही निकल जाता है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है रिवर्स पोलराइजेशन। आपने कहा, जैसे आज ही आप लोग विश्लेषण में सुन रहा था कि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी दिख रही है बूथ पर। हाँ। इसका असर क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। 12, 1, 2 जैसे ही शाम ढलने लगेगी, आप देखिएगा कि उसके बाद हिंदू वोटर्स की संख्या बढ़ जाएगी बूथ पर। ये एक्शन का रिएक्शन है, ये पोलराइजेशन का रिवर्स पोलराइजेशन इफेक्ट है। और अगर अररिया में हमने जैसे देखा, शुरुआती दौर में हमने वहाँ चुनाव में देखा था, आप लोगों ने भी दिखाया था कि मुस्लिम वोटर्स एग्रेसिवली वोटिंग शुरू में कर रहे थे। धीरे धीरे शाम में हमने देखा ये महिलाएं साड़ी पहन के, सवन घरों की महिलाएं आके वोट की हैं, तो बड़ा आसान हो जाता है यहाँ का विश्लेषण। यहाँ रिवर्स पोलराइजेशन ही काम करता है। खगड़िया में भी चिराग ने नए व्यक्ति को दे दिया टिकट, राजेश वर्मा, वो भी भागलपुर के रहने वाले। और खगड़िया सीट एक कमज़ोर सीट थी। खगड़िया सीट पर चिराग पासवान का फैसला जो था वो मैं भी बहुत क्वेश्चन उस पर डाल दिया था मैंने भी, और ये क्वेश्चनेबल इसलिए भी था क्योंकि प्रत्याशी बाहरी और भीतरी को लेकर खगड़िया में भी विवाद था। अब एकाएक लाया जाता है तो सबसे ज़्यादा अगर सुनने को मिला होगा राजेश वर्मा को कोई चीज़, कोई फीडबैक, तो यही मिला होगा कि आप बाहरी हैं। लेकिन इसके बावजूद खगड़िया में सारे दिग्गज नेताओं की रैली हुई, सभी लोगों ने वहाँ पर कैंपिंग किया, और अंतिम समय में एक बहुत बड़ी समस्या थी। जदयू के संगठन के कुछ लोग जो कुर्मी वोटर्स की नाराजगी में तब्दील करने की कोशिश कर रहे थे इस चुनाव को, जिसे बहुत चालाकी से जदयू ने मैनेज किया, और बिहार के सारे कुर्मी नेता वहाँ जाकर कैंपिंग करते हैं, और उसकी वजह से एक कमज़ोर सीट एक चीज और में लड़ाई में आ जाती है। देखिए, और एक चीज का फायदा मिलेगा राजेश वर्मा को। कैसर जो इनके पहले सांसद थे जी, वो अपने क्षेत्र में जाते ही नहीं थे, उनसे नाराज। वो तो सब लोग बोल रहे थे। वो आरजेडी के मंच पे तेजस्वी के दाहिने तरफ, और मुकेश सहनी जो वहां से लड़े थे पिछली बार, जिसको हराया था कैसर ने, वो बाएं तरफ, और अभी जो प्रत्याशी है वो बीच में। अभी जो प्रत्याशी है तीन प्रत्याशी एक साथ। ऐसी स्थिति में ये फायदा हम बोलता है एलजेपी को मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है। चिराग पासवान ने भी कमी नहीं की। विधानसभा भी हार गया था मुकेश सहनी। चिराग पासवान ने इस सीट पर जितना कैंपिंग किया उतना किसी सीट पर उन्होंने नहीं किया, और उन्होंने बार बार यही समझाने की कोशिश की जनता को कि यहाँ का सांसद मेरा भाई बन रहा है, देखिए चेहरा तक मिल रहा है। तो इन चीज़ों का जनता में थोड़ा असर होता है। एक सीट छूट गई तीसरे फेज का झंझारपुर, गुलाब यादव से भी हो गया है। झंझारपुर नवादा की तरह ही है। मैं बहुत इस पर कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। झंझारपुर में अगर गुलाब यादव को टिकट नहीं मिला तो आप वो क्या समझते हैं कि वो बैठ कर चुपचाप इंतजार करेंगे कि मैंने जो लालू यादव वर्डिक्ट दे दिया हम मान लें,
ये सारे मजबूत नेता हैं। ये अपने क्षेत्र के लालू यादव ही हैं, विधायक भी रह चुके हैं। हाँ, तो ये क्षेत्र के अपने लालू यादव ही हैं और अब इनके राजनीतिक भविष्य पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है, तो बदले में जवाब तो देंगे ना। अब आ जाइए आज का जहां वोटिंग चल रहा है नमन जी, दरभंगा से स्टार्ट करते हैं। दरभंगा टोटल मुस्लिम का गढ़ माना जाता है और ब्राह्मण, इसलिए 9 बार वहाँ ब्राह्मण सांसद रहे हैं जी। इसलिए इस बार लालू यादव ने मुस्लिम कैंडिडेट के बदले में यादव कैंडिडेट दिया, जो कहीं एक एक्सपेरिमेंट किया। और अभी जो अभी तक का रुझान, जो 1 बजे तक का जो हम लोग को इनपुट था, जो अभी तक मुस्लिम MY वोटर पूरी वेग में थे, लेकिन मल्लाह वोटर जिसके लिए तेजस्वी ने मुकेश सहनी को घुमाया, वो उस हिसाब से महागठबंधन की ओर टर्न अप होते हुए नहीं दिखे। उनका रुझान NDA की तरफ आ रहा है। कल ही मैंने ये बात कही थी कि इस सीट पर सबसे महत्वपूर्ण होगा ब्राह्मण मुसलमान नहीं, इनका भविष्य, मल्लाह किसको वोट करते हैं, और इसी सीट पर टिका हुआ है मुकेश सहनी का राजनीतिक भविष्य। अगर ये सीट जीत जाती है राजद, तो आप देखिए कि बहुत सम्मान के साथ सीटें मिलेंगी उनको आने वाले 25 के चुनाव में। ये सीट नहीं मिलती है तो फिर टेंट में कहीं नजर आएंगे पूरी पार्टी। अब दोनों तरफ के कहने का ऐसा कि रिफ्यूजी हो जाएंगे, इधर के गठबंधन के भी रिफ्यूजी, उधर गठबंधन के रिफ्यूजी, कहाँ जाएंगे? अब तीसरा हेलीकॉप्टर कहाँ से लाएंगे? इससे पहले बीजेपी के हेलीकॉप्टर पे घूमे, अभी RJD के हेलीकॉप्टर पे घूम रहे हैं। अब कौन पार्टी उन पे? अब आ जाते हैं, सबसे सिंपल सीट है नित्यानंद राय उजियारपुर, क्योंकि पॉपुलर ओपिनियन के खिलाफ मैं बोलता हूँ। लोग मानकर चल रहे हैं कि वो हार रहे हैं यहाँ से। मैं घूम कर आया हूँ, मैं देख कर आया हूँ, यहाँ के यादवों में एक अलग तरीके की प्रवृत्ति है। कृष्णनाथ मजोट की तगड़ी लड़ाई है। यहाँ लालू यादव को यादव नहीं माना जाता है, यहाँ नित्यानंद राय ही यादव है। यादव वोटर ही उनको वोट करते हैं। हाँ, तो यहाँ बहुत लड़ाई में है नहीं कोई। RJD कहीं से नहीं, वो अगर परसेप्शन बन रहा है तो चुनाव बाद हम भी यही हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। समस्तीपुर में भी आप 3 दिन लोगों के बीच में रहे, जनता की राय लिए। समस्तीपुर सीट सबसे हॉट है। यहाँ पे दो पिता का प्रयास है। सन्नी हजारी के पिता भी प्रयास कर रहे हैं। 2 पिता का, मोदी जी भी तो कह दिया कि सामूहिक मेरी बेटी है और नीतीश कुमार कह ही रहे हैं कि मेरे प्रत्याशी के खिलाफ कोई अगर कुछ करेगा तो उसका दवाई दे दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात कि इधर 4-5 पिता आपको नजर आ रहे हैं और सन्नी हजारी का अपने पिता मदद नहीं कर रहे हैं, वही नजर नहीं आ रहे हैं। तो इसमें लड़ाई कहाँ बचती है? अगर आप कागज पे लड़ाई जीतना चाहते हैं तो पूरे देश भर में सबसे ज्यादा वोट OBC का है, जो कि कोर वोटर माना था लालू जी का। तो लालू जी को प्रधानमंत्री बना, खत्म कीजिए चुनाव को। कागज पर चुनाव नहीं होता है, क्षेत्रीय मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। कौन किससे नाराज है, किस समाज को साधना है, इसी में सारी लड़ाई होती है। समस्तीपुर में अगर खड़े हो जाते हैं चिराग पासवान और सनी हजारी, महेश्वर हजारी या कोई भी, तो आप मुझे बताइए कि पासवान समाज, ताती समाज, ततवा समाज, पासी समाज, दलित समाज किसको अपना नेता मानेगा? तो महेश्वर हजारी या चिराग तो एक ही परिवार से आते हैं, फिर भी वो किसको नेता मानेगा? चिराग को नेता मानेगा। कल तक खुद महेश्वर हजारी चिराग पासवान से टिकट मांग रहे थे अपने बेटा के लिए। अंतिम समय में कांग्रेस ज्वाइन किया सनी हजारी, कांग्रेसियों का टिकट कटा है वहां से। अशोक राम का बेटा अतिरेक घूम रहा है शांभवी के साथ, जो कि कांग्रेस के विधायक हैं। वहाँ पे लोकल 3-4 जो विधायक सांसद हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो लोग भी घूम रहे हैं शांभवी के साथ। सारा संगठन कांग्रेस का घूम रहा है शांभवी के साथ। उसके साथ कौन घूम रहा है? सनी हजारी के साथ। ABVP के लोग, जो बेचारा ABVP में जब था तो अपने साथ में जो जो मित्र होंगे उनको भी हटा दिया जाएगा आगे चल के। जब चिन्हित हो जाएंगे सब तो उनको भी ABVP हटा देगी, भाजपा उनको हटवा देगी संगठन से। तो कौन खड़ा है सनी हजारी के साथ? खुद तेजस्वी यादव की कमर टूट गई मेन चुनाव जब प्रचार करने की बारी आई सनी हजारी की। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता वहां नहीं पहुंचे। मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचते हैं, छोटी सी सभा करते हैं, छोटा सा भीड़ जुटाते हैं, अव्यवस्थित कार्यक्रम करते हैं। तेजस्वी यादव से इतनी नाराजगी हो गई है और बिहार के चुनाव से इतने मैंने घिना गए राहुल गांधी कि वो आ तक नहीं रहे हैं। राजद ने यहाँ पहले ही नहीं पता कि आप दही खाने के लिए बैठे हैं, देख रहे हैं एकदम छलाछल दही बना हुआ है, पहले कोई मत दिया मत दिया तो दही की तरफ देखवे नहीं करेंगे। वही स्थिति हो गई बिहार में। बिहार के दही को, राजनीतिक दही को लालू तेजस्वी ने मत दिया है, कांग्रेस देखना नहीं चाहती है उसको। अब तो सिंपल सी एक सीट बची है, बेगूसराय तो बिहारों की धरती कही जाती है। उसे वहाँ एक बार कम्युनिस्ट भी एक बार वहाँ MP रहे हैं। बेगूसराय में अब यही देख रहा है कि आखिरी पारी तो किसी स्थिति में भी ये गिरिराज सिंह की है। ये तो ये खबर आ रही थी कि वो स्वेच्छा से भी चुनाव न लड़े इस बार, लेकिन अब लड़ गए हैं तो हो सकता है कि गिरिराज सिंह को बेगूसराय के लोग खोंचा दे दें। देखिए, ये मैं स्पष्ट बोल दूं कि बेगूसराय में लड़ाई भी टफ है। जैसे उजियारपुर में लोग परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कमज़ोर है नित्यानंद राय, यहाँ भी ऐसी ही बातें हैं। लेकिन
मुझे लगता है अंतिम समय में, जैसा उन्होंने कहा, राधा मोहन सिंह का ही मैंने सुना कल परसों। लेकिन कागज पर जो वोटरों का आंकड़ा है उसमें गिरिराज सिंह के पक्ष में ज्यादा, बिल्कुल बिल्कुल 5 लाख वहां भूमिहार जब तीन तरफा लड़ाई हुई थी, अगर देखिए मैं फिर वही कहूंगा, अगर यहाँ आ जाते कन्हैया कुमार तब तो दिक्कत, तो आपको दूसरे तरीके की लड़ाई देखने को मिलती। लेकिन चलिए, यहाँ भी लालू यादव का प्रकोप रहा कांग्रेस पर। अब अंतिम सीट है मुंगेर। मुंगेर तो आप जान गए होंगे, काहे के लिए चर्चा में है। अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई मुंगेर में करने की कोशिश की गई। अनंत सिंह के बाहर आने से फायदा ही हुआ है ललन सिंह को। चिराग पासवान समेत जितने भी ललन सिंह के 6 महीने पहले के जानी दुश्मन थे, वो सब उनके लिए वोट मांग रहे थे। तो ललन सिंह मीट भात भी खूब खिलाए हैं लोगों को अंतिम समय में। लेकिन बिहार का एक ऐसा है, यही सीट है जिसको अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई में झोंक दिया गया, हो नहीं ना पाया। इसे अगर 25 की लड़ाई आप मानते हैं तो घूम घूम के कह रहे हैं जो हम तो तुम लोग के लिए भूमिहार से लड़े, भूमिहार हमको दागा, हमको जेल भेजवाया। हाँ, तो तेजस्वी भी तो भूमिहार भी तो जेल जाते हैं, अनंत सिंह भी तो जेल गए। तो अनंत सिंह को किसने भेजवाया? कहीं ना कहीं देखिए, एक बात जानिए, यहाँ यहीं पे तो डबल स्टैंडर्ड तेजस्वी का दिखा था। यहाँ के मंच पर आते तो कहते देख रहे हैं ना, वो सब एक हो गया है, मैंने सारे भूमिहार एक हो गए हैं। तो सारे भूमिहार जब वैशाली में डालते हैं तो वही भूमिहार मुन्ना शुक्ला के वोट मांगते हैं। तो आप समझ लीजिए कि यही डबल स्टैंडर्ड जनता भी देख रही है ना, वो समझ रहे हैं। कल तक आपके साथ थे अनंत सिंह तो सब ठीक था, आज वो जो इधर चले गए हैं सहूलियत के साथ, तो आपको दिक्कत हो गई उनके राजनीति से, उनके राजनीतिक स्ट्रेटजी से दिक्कत हो गई। अनंत सिंह भी देखिए कैसे सहूलियत से कह रहे हैं कि तेजस्वी तो कहीं ये नहीं है, एगो दूगो जीतता ही, उससे ज्यादा ना जीतता ही, एगो दूगो जीतते ही। आप देख रहे थे पंचनामा, हम नमन जी के साथ, संपादक जी के साथ पूरे पहले चरण से लेकर चौथे चरण तक का जो भी मतदान हुआ और आज जो हो रहा है उस पर हम लोग जो चर्चा कर रहे थे। आगे भी पंचनामा चलता रहेगा। कैसा लगा यह कार्यक्रम, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट दें।